मैम सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन ले लिया। थैंक यू सो मच। और डेफिनेटली आपका 57 रैंक बहुत ही अच्छा रैंक है, जिससे कि जो भी आपको ड्रीम पोस्ट चाहिए वो मिल जाएगा। तो क्या रिएक्शन था आपका, आपके फैमिली वालों का? बहुत ही संतुष्ट थे, बहुत ही खुश थे। ग्रैंड पेरेंट्स मेरी मुझसे ज़्यादा मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का सपना था आई वुड से, तो उनको बहुत खुशी थी और उनको उनके चेहरे पे वो खुशी देख के मुझे ज़्यादा खुशी मिल रही थी और हाँ एक्साइटमेंट थी कि अब पढ़ना नहीं पड़ेगा। और मैम जैसे हमने इनिशियली पूछा कि स्टार्ट कैसे किया, देन अब हम सब्जेक्ट वाइज या फिर प्री और मेंस की जो कंपाइल स्ट्रेटजी की बात करते हैं। लेट्स से कि कोई एस्पिरेंट्स है ये वीडियो देख रहे हैं और उनको तैयारी स्टार्ट करनी है, तो वो एनसीईआरटी वाला पोर्शन तो आपने बता दिया कैसे करना है। अब जो स्टैंडर्ड सिलेबस है उसको कैसे कवर करें? एक तो प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन हमेशा इंटीग्रेटेड होती है, आप ऐसे सेपरेट आउट नहीं कर सकते। बस ये है कि प्रीलिम्स का आपके फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दोनों के पीवाईक्यूज एनालाइज करना है, बिकॉज ज्योग्राफी के तो 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा मैम मेंस ओरिएंटेड और बताइए। मेंस में मैंने जीएस 1 के लिए तो प्रीलिम्स का ही सब कुछ कंटेंट यूज़ करा था, उसके लिए मैं कोई अलग से नोट्स नहीं बनाए थे। सोसाइटी के लिए मैंने भी कुछ अलग से नहीं पढ़ा था, बिकॉज माई ऑप्शनल सोशियोलॉजी, तो वो सोसाइटी में काफ़ी रेलिवेंट चीज़ें थी, तो वहीं से मैं आंसर लिखती थी उसके। मैम जो प्रीलिम्स का टाइम होता है 3-4 मंथ या 2 मंथ्स पहले कैंडिडेट अपना उसमें लग जाते हैं। सेम अगर हम मेंस में देखें तो वो भी 2-3 महीने का टाइम मिलता है। तो प्रेशर किस में ज़्यादा क्रिएट होता है और स्टडीज़ किस तरीके से चेंजेस पैटर्न रहते हैं प्रीलिम्स और मेंस के दौरान? प्रेशर तो मैं बोलूँगी दोनों ही एग्जाम के पहले अपना अलग तरह का प्रेशर होता है। पैटर्न ऐसा कुछ रहता है कि प्रीलिम्स में आप देखो टेस्ट सीरीज तो आप दोनों में ही लगाते हैं, प्रीलिम्स में भी लगाते हैं, मेंस में भी लगाते हैं, बट प्रीलिम्स इज मोर अबाउट रिकॉग्नाइजिंग द राइट आंसर ऑन द क्वेश्चन पेपर, तो उसके लिए आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती मैं बोलूँगी। आपने जो नोट्स बनाए होंगे या फिर जो रिवीजन का आपका पैटर्न था वो कैसे था मैम? पहले लाइक आई यूज टू स्टडी 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम, तो पहले मैंने अपने सारे एक एक सब्जेक्ट्स करके कंप्लीट करे, फिर उसके बाद रिविजन के टाइम पे आई यूज टू मेक शॉर्ट नोट्स आउट ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री का मैंने कोई टॉपिक पढ़ा तो उसमें मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने अपना खुद से लिख के रख लिया कि दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट ऑफ फ्रेंड्स। अभी हमारे साथ है लवन्या मैम, जिनका 57 रैंक के साथ यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। ये मैम का 4th अटेम्प्ट था, ऑप्शनल सोशोलॉजी है। सो आज हम मैम की जर्नी जानते हैं और स्ट्रेटजी जानते हैं कैसे उन्होंने प्रिपेयर किया। मैम सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन ले लिया। थैंक यू सो मच। ओके मैम, आपका जब रिजल्ट आया था, जनरली आपका ये 4th अटेम्प्ट में हुआ तो काफ़ी एक्सपेक्टेशन रहती है कि अच्छा रिजल्ट आए, और डेफिनेटली आपका 57 रैंक बहुत ही अच्छा रैंक है, जिससे कि जो भी आपको ड्रीम पोस्ट चाहिए वो मिल जाएगा। तो क्या रिएक्शन था आपका, आपके फैमिली वालों का? बहुत ही संतुष्ट थे, बहुत ही खुश थे। ग्रैंड पेरेंट्स मेरी और मेरे मुझसे ज़्यादा मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का सपना था आई वुड से, तो उनको बहुत खुशी थी और उनको उनके चेहरे पे वो खुशी देख के मुझे ज़्यादा खुशी मिल रही थी और हाँ एक्साइटमेंट थी कि अब पढ़ना नहीं पड़ेगा और तो रिलीफ था एक। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको मोटिवेशन या फिर आईएएस बनने का कहाँ से ड्रीम स्टार्ट हुआ था? तो ड्रीम एक्चुअली मेरे अंदर इंस्टिल करा था मेरी बुआ जी ने। ओके। शी इज़ एन IRTS ऑफिसर, प्रवीण गौड़ द्विवेदी, बैच 2001। सो जब वो अपने 25 साल की सर्विस में एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करती हैं कि उन्होंने कैसे ऐसे ऐसे काम करे जिनसे लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन हो सका उससे, एंड सच में लोगों की मदद हुई उन कामों से, तो वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड किया उन्हें, एंड दैट सेटिस्फैक्शन वाज actually reflecting on her face, and that I guess inspired a spark in me. And secondly, when I was working, I found out that I was working as a software engineer in Salesforce. It's an American MNC. Okay, great. So but I mean software engineer was kind of a back-end job, but I love to interact with people and I want to listen to the problems or to any thought that they have and to contribute my part like in any way possible to their journey so that it can bring happiness to them. So these two actually combined to pursue, I mean these motivated me to pursue for this journey. Right. मैम प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो कैसे स्टार्ट किया? ऑल्दो आपने बताया कि आप जॉब कर रहे थे, जॉब के बाद आपने क्या जॉब के साथ ही अटेम्प्ट्स करे बाकी, या फिर जॉब छोड़ने के बाद? तो जो होता है ना कि इनिशियली स्टार्ट कैसे करना है, तो वो कैसे हुआ था उसके बारे में बताएं थोड़ा। मैंने अपने अटेम्प्ट्स देना स्टार्ट करा था 2021 से, जिस ईयर में ग्रेजुएट हुई थी। तो 21 और 22 में आई वॉज वर्किंग सेल्स फोर्स में, तो जॉब के साथ रह के मैंने 2 अटेम्प्ट्स दिए और 2 अटेम्प्ट्स मेरा इनिशियली प्रीलिम्स नहीं हुआ था। तो बट एक रीज़न ये भी है कि एक ढंग से पढ़ाई भी नहीं करी थी, जॉब के साथ थे, आपको टाइम भी नहीं मिल रहा था पढ़ने का,
एंड थोड़ा सीरियसनेस भी नहीं थी और वो मेंटल क्लैरिटी नहीं थी कि हमको ये करना है एक्चुअली। तो राइट, और एक और चीज हो जाता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं, राइट, अगर नहीं हुआ तो एटलीस्ट हम कुछ जी कर रहे हैं, इस वजह से नहीं हुआ, इस वो जस्टिफेबल हो जाता है कि हाँ, जी जी जी, कि उसमें आप अपना जस्टिफाई हो गया। 100% नहीं दे पाते हो हाँ। कि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो उधर भी जॉब के साथ, तो वो मुझे कहीं ना कहीं पसंद नहीं आ रहा था। तो फिर फाइनली मैंने जॉब छोड़ी 2022 में, एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस 2023 का टाइम जो था। तो उसमें मैंने बेसिक जो भी टॉपर स्ट्रैटेजीज वगैरह देखी सारी यूट्यूब वगैरह पे, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, सीनियर्स थे, उनसे मैंने गाइडेंस ली कि कैसे स्टार्ट करना है। तो सबने मुझे एनसीईआरटी रिकमेंड करी। फाउंडेशन कोर्स मैंने सारी, एक तो अपनी प्रिपरेशन पूरी ऑनलाइन करी है, मैं कभी भी ऑफलाइन लाइब्रेरी में आके नहीं पढ़ी। तो ऑनलाइन मैंने यूट्यूब पे का काफ़ी इस्तेमाल करा है, इंटरनेट का। एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो प्रिपेयर कर रहे थे, तो वो मुझे थोड़ा गाइड करते थे कि इधर से स्टार्ट करो, जैसे एनसीईआरटीज़ हो गया या अन अकेडमी पे कुछ फाउंडेशनल कोर्सेज हो गए, जैसे मृणाल सर का इकोनॉमी हो गया, बिकॉज आई वॉज नॉट फ्रॉम इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड। तो उनके इकोनॉमिक कोर्स से काफ़ी क्लैरिटी मिल गई थी। देन पॉलिटी सिद्धार्थ सर से पढ़ी थी। एंड ऐसे ही अलग अलग चंक्स एंड पीसेस में एनसीईआरटीज़ के साथ कुछ कुछ सर की गाइडेंस लेके मेंटोर्स की वो प्रिपेयर करा। एंड उसके बाद आई मीन पीवाईक्यूज वगैरह सॉल्व करे, जो एक प्रोसेस होता है जर्नी का सारा फॉलो। ओके, एनसीईआरटीज आपने कौन से क्लासेस के और कौन से सब्जेक्ट के रेफर करे? ज्योग्राफी में मैंने 11th और 12th की एनसीईआरटी करी थी। देन हिस्ट्री में मैंने तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटीज़ करी थी, एंड उसके अलावा मैंने स्पेक्ट्रम भी रेफर करी थी। देन इकोनॉमिक्स में मैंने एनसीईआरटीज़ नहीं करी थी, मृणाल सर का कोर्स करा था पूरा, तो उसमें वो सब कुछ इंक्लूड करते हैं, सारा बेसिक से लेके एडवांस तक, तो वो काफ़ी हेल्पफुल था। एंड और कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस एंड टेक में आई वॉज फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, तो उसके लिए मैंने कभी कोई एनसीईआरटी रेफर नहीं करी थी। इंडियन एक्सप्रेस आई यूज टू रेफर, तो उसी में से जो भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन वगैरह जो एग्जाम रेलिवेंट है, जो पीवाईक्यूज को एनालाइज करके पता लगता है, वो सब मैंने सारे पॉइंट्स जॉट डाउन करती थी। देन वी हैव इन्वायरमेंट, तो उसके लिए मैंने जो फाउंडेशन मटेरियल आता है कुछ एनवायरनमेंट का, वो मेरे फ्रेंड्स ने मुझको दे दिया था, तो वो मैंने रेफर करा था। उसके अलावा पीवाईक्यूज एनवायरनमेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो भी न्यूज़ में आर्टिकल्स आते रहते हैं जनरली उसी से आपका एनवायरनमेंट कवर हो जाता है। कि बाकी ये ऑलमोस्ट है, सब्जेक्ट आपने हाँ बता दिए यही सब वैसे। जनरल होते हैं हाँ। आपके। मैम, आप जब जॉब कर रहे थे, तो जॉब जब छोड़ा आपने और प्रिपरेशन में आए, तो वो होता है कि अपने आप को कन्विंस करना सबसे पहले कि हाँ, यूपीएससी क्लियर किया जा सकता है। आपने बताया कि आप टॉपर टाइप स्टूडेंट्स रहे हैं, और फिर आपने जब 2 अटेम्प्ट्स नहीं क्लियर हुआ प्रीलिम्स इवन, तो कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट भी होने लग जाता है कि यूपीएससी हाँ हम क्लियर कर पाएंगे। देन पेरेंट्स वगैरह को कन्विंस करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो वो कैसे चैलेंजेस को आपने फेस किया? और जनरली मैं अभी इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ तो काफ़ी टॉपर्स मुझे ऐसे ही मिल रहे हैं जो जॉब करके किसी ने 2 साल, किसी ने 4 साल, इवन किसी ने 6 ईयर तक किया है, देन वो अटेम्प्ट्स दिए और यूपीएससी को क्रैक किया है। इसमें दोनों चीज़ें हैं, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है फर्स्टली कि उनको जॉब में रह के तैयारी करनी है, जॉब से निकल के। मेरे साथ एक्चुअली ये था कि 8 घंटे जॉब में जा रहे थे, एंड आई वाज इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर फॉर 8 आवर्स लैपटॉप। तो मेरी आंखों में थोड़ा प्रॉब्लम था, ड्राई आइज़ का, तो वो थोड़ा आंखें इतनी थक जाती थी कि वो मैं स्टडी में फिर बाकी टाइम अच्छे से डिवोट नहीं कर पा रही थी। तो मुझे जॉब छोड़ने का मैंने डिसीजन लिया, एंड ग्रेटफुली माई फैमिली सपोर्टेड इन मी लाइक थ्रू आउट माई जर्नी। बिना फैमिली के सपोर्ट के तो आई डोंट थिंक सो ये पॉसिबल है Right. प्रोसेस क्रैक करना। तो फैमिली सपोर्टेड मी, एंड आई एक्चुअली आई मीन आई हैड बिलीव इन माई स्किल्स, आई हैव बिलीव इन माई स्किल्स एंड टैलेंट, कि अगर मैंने एक प्रोसेस फॉलो करा है, आई शोन ऑनेस्टी विद द प्रोसेस, सो इफ दिस डजंट वर्क फॉर मी समथिंग एल्स विल। एंड तो ये एक जो कॉन्फिडेंस था, वो कहीं ना कहीं मेरी मम्मी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। वो हमेशा बोलती थी कि जब जिस चीज़ के लिए आप बिना डरे करेंगे वही आपको हासिल होगी, अगर आप डरेंगे तो आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। तो ये वाला चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड शी ऑलवेज यूज टू टेल मी दिस वन लाइन, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, दैट फ्रूट्स द रिजल्ट इज नॉट इन अवर हैंड्स, इट इज़ ओनली द एफर्ट दैट वी कैन डू। सो जो अपने हाथ में है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स वाली चीज़ होती है कि जो अपने हाथ में है उसको कीजिए। एंड जैसा कि आपने बोला 21-22 में प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था, तो 23 में एक थोड़ा मेंटल बैगेज तब मैंने लिया था कि ऑफिशियली, मतलब मैंने 21-22 में ढंग से पढ़ाई नहीं करी थी, मतलब करी नहीं थी, नाम मात्र की, सिलेबस भी ढंग से नहीं देखा था। एंड 23 में एक प्रेशर ऐसा क्रिएट हुआ था कि जब ऑफिशियली आई वॉज फिलिंग द फॉर्म, तो वो 3rd था। मुझे पता है आई हैव नॉट स्टडीड, मेरे पेरेंट्स को पता है, बट नॉट एवरीवन न्यू। तो मैं खुद ही थोड़ा अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रही थी कि 3rd है, ऐसा लगता है कि 1st 2nd में हो जाएगा, बाहर से देख के बहुत आसान लगता है, बट एक्चुअल में इतना होता नहीं है।
तो थोड़ा मेंटल प्रेशर क्रिएट है, उसी वजह से आई गेस मैं अपना 100% नहीं दे पाई कि मेंस नहीं हो पाया मेरा। तो बट इस अटेम्प्ट मैंने थोड़ा अपना हॉबीज़ वगैरह परस्यू करी, साथ में मेंटल वेलबींग पे बहुत ज़्यादा फोकस करा, फिजिकल हेल्थ पे, तो ऑल दिस वर्कड आउट इन माय फेवर आई गेस। हॉबीज़ वगैरह क्या रही मैम आपकी? मुझे हॉबीज़ में मेडिटेशन मैं करती हूँ मेंटल Okay. वेलबींग के लिए। आई यूज टू प्ले अ स्पॉट लॉन टेनिस वेन एवर आई यूज टू गेट टाइम। आई यूज टू टॉक विद द फ्रेंड्स, नॉन यूपीएससी बैकग्राउंड के फ्रेंड्स होना बहुत ज़रूरी Okay, है जी। प्रोसेस में, एंड फैमिली के साथ बातें वगैरह करना, दैट्स। ओके मैम, जैसे हमने इनिशियली पूछा कि स्टार्ट कैसे किया, देन अब हम सब्जेक्ट वाइज या फिर प्री और मेंस की जो कंपाइल स्ट्रेटजी की बात करते हैं। लेट्स से कि कोई एस्पिरेंट से ये वीडियो देख रहे हैं और उनको तैयारी स्टार्ट करनी है, तो वो एनसीईआरटी वाला पोर्शन तो आपने बता दिया कि कैसे करना है। अब जो स्टैंडर्ड सिलेबस है उसको कैसे कवर करें, 1 बाय 1 करके मैम थोड़ा सा इसको बताएं। मेंस का आप पूछ प्री रहे और हैं? मेंस दोनों का मैम। एक तो प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन हमेशा इंटीग्रेटेड होती हाँ है, जी। आप ऐसे सेपरेट आउट नहीं कर सकते। बस ये है कि प्रीलिम्स का आपके फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दोनों के पीवाईक्यूज एनालाइज करना है, बिकॉज पीवाईक्यूज आपको बताता है कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है एग्जाम में। तो 10 ईयर के प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज कीजिए, एंड मेंस के भी आप 7-8 ईयर्स के लगा लीजिए अच्छे से, एंड उसकी माइक्रो थीम्स आप डिकोड कर लीजिए मेंस की। फॉर एग्जांपल के बुद्धिस्ट का आर्किटेक्चर पूछा हुआ है, जैनिज्म का पूछा हुआ है, तो नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट, मतलब क्या क्या पॉसिबल है अपना उसमें। तो ऐसा करके आपको पहले पीवाईक्यूज डिकोड करने पड़ेंगे। देन कमिंग टू थोड़ा डिटेल स्ट्रैटेजी जो कि आप पूछ रहे हैं हर एक Right. सब्जेक्ट के लिए, तो आई वुड से हिस्ट्री, आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल मृणाल सर का इकोनॉमिक्स है, तो पूरा इकोनॉमिक्स कवर हो जाता है अच्छे से प्रीलिम्स एंड मेंस का। तो उसके लिए आई डिडंट रेफर टू एनी अदर सोर्सेज, उससे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाते हैं, बिकॉज इकोनॉमी में एक फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि असली एग्जाम में कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, थोड़ा सोच के वो इकोनॉमी के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बट अगर आपने एक बार स्ट्रांग होल्ड कर लिया तो आप अच्छे से इकोनॉमी के क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। देन कमिंग टू पॉलिटी, लक्ष्मीकांत मैंने रेफर करी, जैसे कि सभी टॉपर्स करते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं। लक्ष्मीकांत के साथ साथ जो भी करंट अफेयर्स में न्यूज़ आ रहा है, फॉर एग्जांपल गवर्नर के ऊपर गवर्नर काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, या दिल्ली का टसल हो गया जो बीच में न्यूज़ में चल रहा था, तो उस न्यूज़ को आप पूरा ढंग से फॉलो कीजिए। आप एक इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू पढ़ रहे, कोई भी एक पेपर पढ़िए, और एक पेपर से आपको ये पता लग जाएगा, मतलब कि इसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल से रिलेट कीजिए। आप देखिए कि कौन से आर्टिकल के तहत क्या क्या प्रोविजंस हैं और एक्चुअल में टसल क्यों चल रहा है, तो उससे आपको बहुत अच्छी पॉलिटी की अंडरस्टैंडिंग होगी। करंट उससे आपका कवर हो जाएगा पॉलिटी। एंड देन ज्योग्राफी के तो 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने सुदर्शन सर की वीडियोस जो यूट्यूब पे है काफ़ी रेफर करी थी, तो उनसे जो थोड़े टेक्निकलिटीज़ होती है ज्योग्राफी की, वो बहुत ही इजीली क्लैरिफाई हो जाती है, अच्छे से मतलब समझ आ जाती है। तो अगर कोई थोड़ा एक लेवल ऊपर का भी क्वेश्चन आएगा तो वो सॉल्व हो जाता है। साइंस एंड टेक में आई डिडंट रेफर टू मच ऑफ द सोर्सेज, न्यूज़पेपर ही रेफर करती थी मैं। और अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, फॉर एग्जांपल CRISPR-Cas9 है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो उसको आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिए, एनिमेटेड वीडियोस देखिए, तो एनिमेटेड वीडियो से आपके दिमाग में इंप्रेशन अच्छा बनता है, तो चीज़ें थोड़ी आसानी से समझ आती है साइंस एंड टेक में। दिस इज आई वुड से फॉर साइंस एंड टेक। देन वी हैव व्हाट एल्स, इन्वायरमेंट। एनवायरनमेंट के लिए आई डिड स्लीपी क्लासेस के मतलब वो कोर्सेज, कुछ ऑनलाइन वीडियोस वगैरह होती हैं। और एनवायरनमेंट के लिए मतलब मैंने एक तो मेरे फ्रेंड ने कुछ नोट्स दिए थे मेरे को, एंड देन यूट्यूब पे मैं स्लीपी क्लासेस के वीडियोस देखती थी एनवायरनमेंट के, तो उससे एनवायरनमेंट के बेसिक्स कवर हो गए थे। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो पूरे प्रीलिम्स के लिए एक देयर वाज करंट अफेयर्स का क्रैश कोर्स, आई वुड से दिपिन सर का क्रैश कोर्स है ये करंट अफेयर्स का, तो वो मैंने फॉलो करा था प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। प्रीलिम्स के लिए काफ़ी मतलब जो करंट अफेयर्स जो रेलिवेंट होते हैं एग्जाम के लिए वो कवर करा देते हैं। एंड मतलब खुद से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की ज़रूरत नहीं होती है करंट में, बिकॉज करंट बहुत वास्ट है। राइट, PT 365 ये सब आपने रेफर नहीं करी मैगजीन्स? PT 365 मैंने इनिशियल अटेम्प्ट में रेफर करी थी, बट मुझे उसका कॉस्ट टू बेनिफिट मतलब मुझे इतना में भी समझ नहीं आया, और मेरे फ्रेंड्स करते थे और उनको मतलब उनके लिए उनको समझ भी आता था, बट मेरे लिए वो वर्क नहीं करा, तो मैंने रेफर नहीं करी। ओके, हिस्ट्री मैम? हिस्ट्री में मैंने तमिलनाडु की एनसीईआरटी करी थी, एंड प्रतीक नायक सर के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स हैं, तो वो मैंने देखे थे यूट्यूब पे, तो उससे मेरा हिस्ट्री कवर हो गया था। एंड बाकी स्पेक्ट्रम वाज फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, वो मैंने करा था, एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट के लिए भी। ओके, बाकी कौन सा सब्जेक्ट इन एशियंट आर्ट एंड कल्चर में आई वुड से कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि जो पेपर रेलिवेंट क्वेश्चन है, बिकॉज बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो
जैसे कि कॉमन थीम्स है, बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, या भक्ति लिटरेचर हो गया, सूफिज्म हो गया, जिनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको आप पहले कर लीजिए। बहुत सारा लाइक अवेलेबल मटेरियल है सारा, तो उसके मैंने शॉर्ट नोट्स थोड़े खुद से ही बना लिए थे जो एनसीईआरटीज वगैरह में मुझे नहीं लग रहे थे, बट आई गेस एनसीईआरटी सफाइस फॉर एंशिएंट एंड मिडिवल एज वेल। ओके, थोड़ा सा मैम मेंस ओरिएंटेड और बताइए। मेंस में मैंने GS1 के लिए तो प्रीलिम्स का ही सब कुछ कंटेंट यूज़ करा था, उसके लिए मैंने कोई अलग से नोट्स नहीं बनाए थे। सोसाइटी के लिए मैंने भी कुछ अलग से नहीं पढ़ा था, बिकॉज माई ऑप्शनल सोशियोलॉजी, तो वो सोसाइटी में काफ़ी रेलिवेंट चीज़ें थी, तो वहीं से मैं आंसर लिखती थी उसके। देन इससे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि मेंस के PYQs आप 7-8 साल के बहुत अच्छे से कीजिए, एंड बिकॉज थीम्स बहुत रिपीट होती है मेंस में, आपको पता लग जाता है कि कौन से थीम्स थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेंस के लिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एग्रीकल्चर के टॉपिक से आते हैं, तो ऐसे करके आप थीम्स डिकोड कीजिए। देन कमिंग बैक टू GS2 में मैंने जैसे कि बोला करंट अफेयर्स का क्रैश कोर्स करा था, तो दिपिन सर हैं जो क्लासेस लेते हैं, तो शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में वो प्रोवाइड करते थे, एंड देन शॉर्ट नोट्स उधर से हो गए, और जो हम इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं उससे जो भी हमें रेलिवेंट लग रहा है, बिकॉज प्री और मेंस के बीच में बहुत सारी न्यूज़ आती है जो मेंस रेलिवेंट होती है, तो वो हम उधर से ऐड कर लेते थे उसमें। ओके मैम, जो प्रीलिम्स का टाइम होता है 3-4 मंथ या 2 मंथ्स पहले कैंडिडेट अपना उसमें लग जाते हैं, सेम अगर हम मेंस में देखें तो वो भी 2-3 महीने का टाइम मिलता है, तो प्रेशर किस में ज़्यादा क्रिएट होता है और स्टडीज़ किस तरीके से चेंजेस पैटर्न रहते हैं प्रीलिम्स और मेंस के दौरान? प्रेशर तो मैं बोलूँगी दोनों ही एग्ज़ाम के पहले अपना अलग तरह का प्रेशर होता है। तो पैटर्न ऐसा कुछ रहता है कि प्रीलिम्स में आप देखो, टेस्ट सीरीज तो आप दोनों में ही लगाते हैं, प्रीलिम्स में भी लगाते हैं, मेंस में भी लगाते हैं, बट प्रीलिम्स इज मोर अबाउट रिकॉग्नाइजिंग द राइट आंसर ऑन द क्वेश्चन पेपर, तो उसके लिए आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा, मतलब अपना स्टैटिक पूरा अच्छे से रिवाइज कीजिए। देन जो भी आप करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ रहे हैं उसको भी आप रिवाइज कीजिए अच्छे से, एंड टेस्ट सीरीज़ में अगर आप लगाएंगे ऑब्वियसली टेस्ट सीरीज़, तो उसमें जो भी आपके आंसर्स गलत हो रहे हैं उन पर आप बहुत गौर फरमाइए कि आपकी प्रिपरेशन में ऐसी क्या कमी थी जिसकी वजह से वो गलत हो रहे हैं। तो प्रीलिम्स का थोड़ा ज़्यादा मतलब हमें कंटेंट बहुत वास्ट होता है प्रीलिम्स के लिए, तो काफ़ी कुछ करना पड़ता है हमें प्रीलिम्स के लिए, बट मेंस में काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, वो प्रीलिम्स और मेंस के बीच के 3 महीने वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू न्यूज़पेपर्स, क्योंकि काफ़ी मतलब उन्हीं थीम्स पे क्वेश्चन आते हैं काफ़ी टाइम्स। तो मेंस में आपका थोड़ा ब्रेन को स्विच करना पड़ता है कि इट्स नॉट मोर अबाउट learning things but also about making them into, replicating them into a presentable format, I would say on the paper in 150 or 250 words। तो उसमें आपको स्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है उसको डिकोड करिए अच्छे से, एंड आप थोड़ा प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में लिखिए, फॉर एग्जांपल पॉइंटर फॉर्मेट में लिखिए। फॉर एग्जांपल 10 मार्क्स वाले में आप 2 सब हेडिंग बना सकते हैं, 5 उसमें बुलेट पॉइंट्स दे सकते हैं, कंक्लूजन कीजिए, 2-3 लाइन का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कोई डायग्राम बनाना है या टेबल बनानी है तो उससे और प्रेजेंटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आंसर राइटिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट इन मेंस अपार्ट फ्रॉम लर्निंग एंड मेमोराइजिंग द थिंग्स, बिकॉज यू हैव टू राइट एन आंसर विद इन 6 to 7 minutes। ओके, आपने स्टार्टिंग में ही जॉब कर रहे थे, टाइमिंग की बात करी थी, तो क्या आपने एवरेज टाइमिंग क्या रखी अपने पढ़ने के लिए, या फिर एक आइडियली आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे एस्पिरेंट्स को कि वो एटलीस्ट इतने आवर्स डेली स्टडी करें सो दैट कि अच्छा प्रोडक्टिव स्टडी हो पाए और उनका सिलेक्शन फर्स्ट सेकेंड अटैम्प्ट में हर कोई चाहता है हो जाए सिलेक्शन? आई वुड से कि मैं तो 6 से 8 घंटे पढ़ती थी डेली, बट बिफोर प्रीलिम्स एंड बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस यू कैन नॉट लाइक कीप ट्रैक ऑफ योर आवर्स, बिकॉज बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं घंटे, तब तो हमें पूरा अच्छे से पढ़ना होता है। बट ऑन एन एवरेज डे 6 to 8 hours क्वालिटी टाइम इज़ इनफ। मेरे साथ ये था कि 10 घंटे 11 घंटे बैठो तो 6-8 घंटे निकलता था, बट वो क्वालिटी टाइम होता था। एंड एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं तो हॉबी वगैरह भी अपनी परस्यू करती थी, तो ये सब रहता था। ओके, ओवर द ईयर आपने कोई ऐसे टेक्निक्स या टिप्स देखे हों तैयारी करते टाइम कि आपको ये चीज़ें समझ आएँ कि अगर ऐसे करते तो जल्दी सिलेक्शन लिया जा सकता है? आई वुड से कि एक तो मेंस आपकी जो प्रिपरेशन है वो इंटरव्यू प्रूफ होनी चाहिए, तो उसके लिए मेंस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मेंस में आंसर राइटिंग इज़ द गेम चेंजर, उस पर आपको बहुत फोकस करना है आंसर राइटिंग पे, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग द टेस्ट सीरीज, इट इज़ अबाउट एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। चाहे आप कम टेस्ट सीरीज लिखिए या ज़्यादा लिखिए, डजेंट मैटर, नंबर इज़ अप टू यू, बट यू हैव टू मीट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन
and you have to present it in such a manner that the job becomes easier for the examiner. राइट आपने जो नोट्स बनाए होंगे या फिर जो रिवीजन का आपका पैटर्न था वो कैसे था मैम? पहले लाइक आई यूज टू स्टडी वन सब्जेक्ट एट अ टाइम, तो पहले मैंने अपने सारे एक एक सब्जेक्ट्स करके कंप्लीट करे, फिर उसके बाद रिवीजन के टाइम पे आई यूज टू मेक शॉर्ट नोट्स आउट ऑफ इट. फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री का मैंने कोई टॉपिक पढ़ा तो उसमें मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने अपना खुद से लिख के रख लिया कि दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम. तो वो रिफाइनिंग तो नोट्स पूरा चलता रहता है ओवर द प्रोसेस ऑफ लाइक योर प्रोसेस ऑफ स्टडी. रिवीजन का प्रीलिम से पहले आई वुड से ऐसा होता था कि 3 बार मैं पूरे सिलेबस का रिवाइज करने की कोशिश करती थी. लास्ट के 1 मंथ में आप ये मानिए कि एक बार सारा ढंग से स्पीड पे रिवाइज हो रहा है ढंग से. मेंस के बीच में भी ऐसा चलता रहता था कि 2 सब्जेक्ट्स में एक बार मैं रिवाइज करती थी, तो जो भी रिवाइज करके आती थी उसका टेस्ट लिखाती थी जिससे वो चीज़ें क्लियर हो जाए, पता लग जाए कि कितना हमने रिवाइज करा, कितना हम आउटपुट निकाल पा रहे हैं उस चीज़ का. और अगर आपको कोई टेस्ट सीरीज अगर आप लिखते हैं, जैसे कोई एग्जाम टेस्ट लिख के आते हैं मेंस में, अगर आपको लग रहा है कि इसके आंसर्स याद नहीं आ रहे तो आप उस सब्जेक्ट को जाके दोबारा रिवाइज कीजिए. ओके मार्क्स आपके किस सब्जेक्ट में कितने आए? मेरे सोशियोलॉजी में 270 हैं, एसए में 114, जीएस 1 में 109, जीएस 2 में 121, जीएस 3 में थोड़े कम है 76 एंड जीएस 4 में 98. ओके मैम जब आप प्रीलिम्स देते थे तो कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का टारगेट रखा था आपने, या फिर एवरेज आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं, और कैसे अटेम्प्ट करने का क्या तरीका होता था जब आप एग्ज़ाम हॉल में गए, कौन से क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है और किन को छोड़ना है या फिर किन को एलिमिनेट करना है? सबकी अपनी अपनी अलग स्ट्रैटेजी होती है. तो इसमें जो मेरे थोड़े स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, ऐसे, तो मैं पहले इन्हीं के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करती थी. और था कि मतलब 80+ 90+ हो सके तो करने ही हैं, बिकॉज थोड़े गलत भी हो जाते थे. आपको मॉक टेस्ट से करके पता लग जाएगा कि कितने आपके गलत जाते हैं, कितने में आपका प्रेडिक्शन सही होता है, जो एक वो होता है लॉजिकल एजुकेटेड गेस होता है, वो सही बैठता है. तो 90+ तो खैर मैंने दोनों प्रीलिम्स में करे ही हैं जिसमें मेरा प्रीलिम्स निकला है. एंड आई वुड से कि 2 फुल राउंड तो होते ही थे और लास्ट में जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस बच जाते थे वो 3rd राउंड में सॉल्व. ओके मैम आपकी इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं, तो वो आपके जॉब के वजह से रहा या फिर आपने उसके लिए थोड़ा एडिशनल तैयार किया हुआ था? इंटरव्यू में आई वुड से आई डेडिकेटेड लाइक आई डिड मोर हार्ड वर्क इन स्मार्ट वर्क देन मेंस. इंटरव्यू मेरा बीच में था तो टाइम भी था मेरे पास 2-2.5 महीने, तो मैंने मतलब बहुत डेडिकेटेडली इंटरव्यू की प्रिपरेशन करी है. अपना डाफ के एनालिसिस मैंने बहुत अच्छे से करा है एंड डाफ के कीवर्ड्स के साथ इंटरसेक्शन पे जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस मुझे मॉक से भी मिले वो सब मैंने अच्छे से उन पे बैठ के सोचा है. एंड मॉक से काफ़ी एक्सपीरियंस मिलता है, आपको कॉन्फिडेंस गेन होता है टू टॉक विद द एस्टीम्ड पैनल मेंबर्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड्स आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं, फैमिली मेम्बर्स काफ़ी हेल्प करते हैं आपके इंटरव्यू में आंसर्स रिफाइन कराने के लिए. ओके कितना मार्क्स आया था आपका इंटरव्यू में? इंटरव्यू में इसको 209. 209 जो कि वन ऑफ हाईएस्ट मार्क्स काउंट कर सकते हैं. ओके सो लास्ट में कोई मैसेज है मैम जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं 2025 अटेम्प्ट के लिए? I would just say one thing, because the prelims is near, that if you have followed the right process, so just believe in yourself and just go with a lot of confidence on on the day of the prelims exam in the examination hall, and just have this faith that if you cannot, अगर तुमसे नहीं होगा तो वो किसी से भी नहीं हो रहा है. So this is the level of confidence that is required to crack the prelims exam, and just be calm, just be cool, and just forget about everything else. You will do your best and just believe in that. And apart from that, for the entire process, for the entire journey, I would like to say that don't ignore your physical health and mental health. They both are very, very important because it's a long journey. So just do some exercise to release good hormones, to give you that the boost, that happiness. And apart from that, focus on your mental well-being and pursue one hobby. 1 or 2 hobby, anything. It can be singing a song, going for a walk, or listening, spending time with your family members, anything that gives you happiness and that helps you unwind, unwind from the process of study. And while pursuing your hobby,
do not think about studying, and while studying do not think about any other thing. So that's the motto. ओके सो थैंक यू सो मच मैम फॉर Thank योर you so लवली much. मैसेज। ओके Thank you so much. सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।